नमस्कार और सुन लो यूपीएससी के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी हम सब जानते हैं, एक लंबी और सच कहूं तो काफी मुश्किल यात्रा है। हाँ बिल्कुल। और अक्सर एस्पिरेंट्स ये महसूस करते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति या जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं वो काफी नहीं होती। मतलब रोज घंटों पढ़ना, सिलेबस पूरा करना, कई बार हम जानते तो हैं कि क्या करना है पर वो हो नहीं पाता। ये बहुत आम समस्या है। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे कम प्रयास का नियम यानी लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट के बारे में। जी, तो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमारे पास जो स्रोत हैं जिनसे हम ये चर्चा कर रहे हैं वो मानव व्यवहार, आदतें कैसे बनती हैं और खास तौर पर पर्यावरण डिजाइन यानी एनवायरनमेंट डिजाइन पर केंद्रित है। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत, ये नियम आपकी यूपीएससी यात्रा में कैसे शायद एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। हाँ, ये बहुत ही अहम, बहुत महत्वपूर्ण विषय, खासकर उन लोगों के लिए जो इतने बड़े, इतने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये जो सबसे कम प्रयास का नियम है, ये कहता है कि जब हमारे सामने मान लीजिए कई विकल्प होते हैं, कई रास्ते होते हैं जी। तो हमारा जो दिमाग है वो स्वाभाविक रूप से नेचुरली उस रास्ते को चुनता है जिसमें सबसे कम ऊर्जा लगे, सबसे कम मेहनत लगे। अच्छा। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आलस की निशानी नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग सोच लेते हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। नहीं, ये असल में हमारे दिमाग का ऊर्जा बचाने का, एनर्जी कंजर्व करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। एक तरह से एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हजारों सालों में विकसित हुआ है। लेकिन ये बात थोड़ी क्या कहते हैं काउंटर इंट्यूटिव सी लगती है ना? मतलब यूपीएससी जैसी परीक्षा तो बहुत कड़ी मेहनत मांगती है, अनुशासन, घंटों की पढ़ाई। बिल्कुल मांगती है। तो फिर ये सबसे कम प्रयास वाली बात यहाँ कैसे फिट होती है? क्या ये नियम हमें मुश्किल चीजों से, चुनौतियों से बचने के लिए प्रेरित नहीं करेगा? ऐसा नहीं लगेगा कि चलो आसान रास्ता पकड़ते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, ये नियम ये बिल्कुल नहीं कहता कि हम मुश्किल काम कर ही नहीं सकते। इंसान मुश्किल काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं और करते भी हैं, रोज करते हैं। हाँ। लेकिन ये नियम ये समझाता है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन किधर होता है, खासकर उन दिनों में जब हमारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम होता है या जब हम थके हुए होते हैं। अच्छा, उन मुश्किल दिनों में। हाँ। और यहीं पर घर्षण या जिसे अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर काम को करने में, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, एक घर्षण होता है, एक तरह की रुकावट। रुकावट? कैसी रुकावट? ये रुकावट शारीरिक हो सकती है, जैसे जिम जाने के लिए कपड़े बदलना और बाहर निकलना। ये मानसिक हो सकती है, जैसे कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ना शुरू करने के लिए दिमागी जोर लगाना। या ये भावनात्मक भी हो सकती है, जैसे किसी जरूरी लेकिन अनप्लेजेंट काम को टालना। तो जिस काम में जितना ज्यादा घर्षण होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उसे करने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। हमारा दिमाग उसे टालने की कोशिश करेगा। तो आप ये कह रही हैं कि यूपीएससी की तैयारी में भी जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं उसमें भी बहुत सारा घर्षण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए? जैसे आपने कहा, सुबह उठकर सीधे सबसे मुश्किल ऑप्शनल पेपर का कोई भारी भरकम टॉपिक उठा लेना, या फिर रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करना, जिसके लिए सोचना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इनमें काफी मानसिक घर्षण है ना? हाँ बिल्कुल, शुरुआत करना ही मुश्किल लगता है कई बार। या मान लीजिए आपकी स्टडी टेबल या कमरा बिल्कुल बिखरा पड़ा है, नोट्स इधर उधर हैं, किताबें ढूंढनी पड़ रही हैं, आपका फोन पास में रखा है और उस पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ध्यान भटक रहा है। ये सब भी घर्षण के उदाहरण हैं। ये छोटी छोटी दिखने वाली रुकावटें हैं, लेकिन ये सब मिलकर पढ़ने बैठने का जो पहला कदम है उसे ही काफी भारी बना देती हैं। आपको शुरू करने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। सही कह रहे हैं। तो ये जो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट है, ये हमें ये सिखाता है कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय हमें इस घर्षण को, इस फ्रिक्शन को कम करने पर ध्यान देना चाहिए, खासकर उन आदतों के लिए जिन्हें हम बनाना चाहते हैं, यानी अच्छी आदतों के लिए। और इसी को शायद एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। सही, मतलब अपने आसपास के माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना, इस तरह से बनाना कि जो सही काम है, जो जरूरी काम है, वो करना आसान हो जाए। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही। एनवायरनमेंट डिजाइन सबसे शक्तिशाली, सबसे इफेक्टिव रणनीतियों में से एक है आदतें बदलने के लिए। सोचिए, अगर आपने रात में ही सोने से पहले अगले दिन का स्टडी प्लान मोटा मोटा बना लिया। हाँ। सुबह जो किताबें और नोट्स पढ़ने हैं उन्हें निकालकर अपनी टेबल पर करीने से रख लिया, अपना फोन स्टडी आवर्स के दौरान या तो बंद कर दिया या किसी दूसरे कमरे में रख दिया। तो आपने क्या किया? आपने सुबह उठकर पढ़ाई शुरू करने का जो शुरुआती घर्षण था,
जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसे काफी हद तक कम कर दिया। हाँ अब सुबह उठकर सीधे काम पर लगना ज्यादा आसान होगा। हाँ, ये तो समझ आता है, मतलब कम सोचना पड़ेगा, कम रुकावटें होंगी। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने शायद सुना होगा जापानी कंपनियों ने 1970s के दशक में किया था, जिसे लीन प्रोडक्शन कहते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हाँ, सुना है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। जी, जेम्स स्रोवियकी ने अपने एक न्यूयॉर्कर के लेख बेटर ऑल द टाइम में इसका जिक्र किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी उत्पादन प्रक्रिया, पूरी प्रोडक्शन लाइन से हर तरह की बर्बादी, हर तरह की रुकावट, हर तरह के घर्षण को हटाने पर फोकस किया। जैसे उन्होंने वर्क स्टेशंस को इस तरह से रीडिजाइन किया कि मजदूरों को औजार लेने के लिए बार बार झुकना या मुड़ना ना पड़े, हर चीज हाथ की पहुंच में हो, हर गैर जरूरी कदम को हटाया। अच्छा, इसका नतीजा क्या हुआ? उनके कारखाने ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट हो गए और उनके उत्पाद जैसे कारें और टीवी ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा रिलायबल हो गए। एक उदाहरण है 1974 में, 1974 में अमेरिका में बने रंगीन टीवी के लिए सर्विस कॉल की संख्या जापानी टीवी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा थी। 5 गुना। 5 गुना, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और 1979 तक आते आते अमेरिकी श्रमिकों को एक टीवी सेट असेंबल करने में जापानी श्रमिकों की तुलना में 3 गुना ज्यादा समय लगता था। 3 गुना। पापली को ये दिखाता है कि कैसे घर्षण हटाने से, छोटी छोटी रुकावटें हटाने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसे ही वो घटाव द्वारा जोड़, एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन कहते हैं। आपने व्यर्थ का प्रयास घटाया और उससे ग्राहक और राजस्व जुड़ गए। ये घटाव द्वारा जोड़ वाली बात दिलचस्प है। मतलब कुछ नया जोड़ने के बजाय जो रुकावटें हैं उन्हें हटाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, और यही सिद्धांत हम अपनी निजी जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में भी लागू कर सकते हैं। जब हम अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करने वाले घर्षण बिंदुओं को पहचानकर उन्हें हटाते हैं, तो हम कम मेहनत में, कम प्रयास में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। शायद इसीलिए जब हम अपने आसपास सफाई करते हैं, चीजें व्यवस्थित करते हैं, तो अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए घर्षण कम करता है। हाँ, काफी हद तक ये संज्ञानात्मक भार को कम करता है। जब चीजें व्यवस्थित होती हैं तो दिमाग को कम सोचना पड़ता है, ऊर्जा बचती है। आजकल की जो बहुत सी सफल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, वो भी तो यही करती हैं, घर्षण कम करती हैं। एकदम सही पकड़ा आते हैं। आज की सबसे ज्यादा आदतें बनाने वाली टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज वही हैं जो किसी न किसी तरह के घर्षण को कम करती हैं। सोचिए, जैसे फूड डिलीवरी सेवाएं, उन्होंने किराने की खरीदारी करने, खाना बनाने का घर्षण कम कर दिया। डेटिंग ऐप्स, उन्होंने नए लोगों से मिलने, सामाजिक परिचय का घर्षण कम कर दिया। राइड शेयरिंग सेवाएं जैसे उबर या ओला, उन्होंने शहर में घूमने, टैक्सी ढूंढने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करने का घर्षण कम कर दिया। यहां तक कि टेक्स्ट मैसेजिंग, उसने चिट्ठी लिखने और भेजने का घर्षण खत्म कर दिया। हाँ, ये तो है, सब कुछ कितना आसान हो गया है। और जो कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती हैं, वो लगातार इसी कोशिश में रहती हैं कि प्रक्रिया के हर चरण को या तो स्वचालित कर दिया जाए, या खत्म कर दिया जाए, या सरल बना दिया जाए। फॉर्म भरते समय कम फील्ड्स हों, अकाउंट बनाने के लिए कम क्लिक्स लगें, निर्देश आसान हो, विकल्प कम हो ताकि चुनाव आसान हो। अच्छा, जैसे वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर्स भी हैं, गूगल होम, अमेज़न एको। हाँ, वो भी बेहतरीन उदाहरण है। प्ले सम कंट्री म्यूजिक कहना, फोन निकालने, ऐप खोलने, सर्च करने और फिर प्लेलिस्ट चुनने से कहीं ज्यादा आसान है ना? उसमें घर्षण बहुत कम है। बिल्कुल, जबकि कुछ साल पहले तो जेब में हजारों गाने होना ही अपने आप में कितना घर्षण रहित लगता था, सीडीज खरीदने जाने की तुलना में। सही बात है। तो बिजनेस का लक्ष्य अक्सर यही होता है, वही परिणाम, वही वैल्यू देना, लेकिन उसे और आसान तरीके से देना, घर्षण को कम करते जाना। इसका कोई सरकारी उदाहरण भी है क्या? मतलब नीतियों में या प्रशासन में? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है ब्रिटिश सरकार का। वो अपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि लोग टैक्स भरने के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाते तो हैं, पर कई लोग फॉर्म तक पहुंचने से पहले ही प्रक्रिया छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया। अपनी वेबसाइट के होम पेज पर जानकारी देने वाले वेब पेज का लिंक देने के बजाय उन्होंने सीधा टैक्स भरने वाले फॉर्म का लिंक दे दिया। सिर्फ इतना? हाँ, सिर्फ इतना सा बदलाव। नतीजा, जो प्रतिक्रिया दर यानी रिस्पॉन्स रेट थी, वो 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। मैं दोहराता हूं, 19.2% से 23.4%। अरे वाह, ये तो काफी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। बिल्कुल, और सरकार के लिए इसका मतलब था लाखों पाउंड का अतिरिक्त राजस्व, सिर्फ एक लिंक बदलने से, यानी घर्षण का एक छोटा सा बिंदु हटाने से। तो केंद्रीय विचार या जो मूल बात है
वो यही है कि हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, एक ऐसा माहौल डिजाइन करना चाहिए जहां सही काम करना, जो हम करना चाहते हैं या जो हमें करना चाहिए, वो यथासंभव आसान हो। एकदम। अच्छी आदतों से जुड़े घर्षण को कम करें और बुरी आदतों से जुड़े घर्षण को बढ़ाएं। यही मूल मंत्र है। आपने एनवायरनमेंट डिजाइन की बात की और उसमें एक और परत जोड़ने की बात कही थी, प्राइमिंग द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर यूज। ये क्या है? हाँ, ये एनवायरनमेंट डिजाइन का ही एक विस्तार है। इसे समझाने के लिए ओसवाल्ड नकल्स का उदाहरण बहुत अच्छा है। वो मिसिसिपी के नेचेज शहर में एक आईटी डेवलपर थे। उनकी एक रणनीति थी जिसे वो कहते थे कमरे को रीसेट करना। रीसेटिंग द रूम मतलब जब भी वो कोई काम खत्म करके एक जगह छोड़ते थे तो उसे अगली बार इस्तेमाल के लिए तैयार करके छोड़ते थे। जैसे टीवी देखने के बाद रिमोट वापस उसकी जगह पर रखना, सोफे के कुशन ठीक करना, कंबल तह करके रखना, कार से निकलते समय अंदर पड़ा कोई कचरा साथ में फेंक देना। अच्छा, ये तो काफी अनुशासन वाली बात लगती है। हाँ, पर उनका तर्क दिलचस्प था। वो कहते थे कि नहाने जाने से ठीक पहले टॉयलेट साफ करने का सबसे सही समय है। क्यों? क्योंकि आप नहाने तो जा ही रहे हैं तो हाथ तो धुल ही जाएंगे। हाँ, ये तो सही है। तो उनका उद्देश्य दोहरा था। पहला, पिछली क्रिया के बाद सफाई करना, और दूसरा, अगली क्रिया के लिए तैयारी करना। इसका नतीजा ये होता था, जैसा उन्होंने बताया, कि जब मैं किसी कमरे में जाता हूं तो सब कुछ अपनी सही जगह पर होता है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मैं वास्तव में आलसी हूं। मैं बस सक्रिय रूप से आलसी हूं। प्रोएक्टिवली लेजी। प्रोएक्टिवली लेजी, ये बढ़िया टर्म है। मतलब भविष्य के आलस के लिए अभी थोड़ी मेहनत कर लेना। बिल्कुल। तो मूल सिद्धांत यह है कि जब भी आप किसी स्थान को, किसी जगह को उसके इच्छित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप उसे अगली क्रिया को आसान बनाने के लिए तैयार, प्राइम कर रहे होते हैं। आप भविष्य के लिए घर्षण कम कर रहे हैं। इसके कुछ और उदाहरण दे सकते हैं, पढ़ाई या निजी जीवन से जुड़े? जरूर। जैसे किताब के लेखक की पत्नी का उदाहरण है। उनके पास एक ग्रीटिंग कार्ड का बॉक्स था जिसमें कार्ड अवसर के अनुसार छांटे हुए रखे थे। जन्मदिन के अलग, सहानुभूति के अलग, शादी के अलग वगैरह। अच्छा। तो जब भी किसी को कार्ड भेजने की जरूरत पड़ती थी तो सही कार्ड ढूंढना और भेजना बहुत आसान होता था। घर्षण कम था। जबकि लेखक का अपना अनुभव इसके विपरीत था। वो अक्सर कार्ड भेजने में देर कर देते थे क्योंकि सही कार्ड ढूंढना और लिखना एक काम लगता था। आदत आसान नहीं थी। ये बात तो समझ आती है। या सोचिए, अगर आप रोज सुबह एक स्वस्थ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप रात में ही कढ़ाई या पैन निकाल कर रख सकते हैं। कुकिंग स्प्रे पास में रख सकते हैं। प्लेटें, चम्मच, जरूरी मसाले तैयार रख सकते हैं। सुबह उठकर बस बनाना शुरू करना होगा। घर्षण कम हो गया। सही है। अगर कोई ज्यादा चित्रकारी करना चाहता है तो पेंसिल, पेन, नोटबुक, ड्राइंग के सारे टूल्स अपनी डेस्क पर आसान पहुंच में रखे। ये नहीं कि हर बार दराज से निकालना पड़े। हाँ। व्यायाम के लिए अपने वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग, पानी की बोतल, सब कुछ एक रात पहले तैयार करके रख लें। सुबह उठकर बस पहनना और निकल जाना है। सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पहने, कहाँ रखा है। और खाने पीने के लिए, जैसे हेल्दी डाइट, बेहतर आहार के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति है। सप्ताहांत पर, वीकेंड पर समय निकालकर ढेर सारे फल और सब्जियां काटें और उन्हें अलग अलग कंटेनरों में पैक करके फ्रिज में रख दें। अच्छा, मील प्रेप जिसे कहते हैं। हाँ, एक तरह से। तो पूरे हफ्ते आपके पास स्वस्थ खाने के लिए तैयार विकल्प मौजूद होंगे। जब भूख लगेगी तो कुछ अनहेल्दी ऑर्डर करने या बनाने के बजाय आप आसानी से फ्रिज से कंटेनर निकालकर खा सकते हैं। घर्षण बहुत कम हो गया। तो लक्ष्य यही है कि जो अच्छी आदत हम बनाना चाहते हैं उसे सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बना दें। इतना आसान कर दें कि ना चाहते हुए भी हो जाए। बिल्कुल सही। उसे डिफॉल्ट ऑप्शन बना दें। ये तो हुई अच्छी आदतों की बात। अब बुरी आदतों का क्या करें? क्या इसी सिद्धांत को उल्टा करके इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के लिए, उनके रास्ते में घर्षण बढ़ाने के लिए हम पर्यावरण को तैयार कर सकते हैं। सिद्धांत वही है, बस उसे उलटना है। कैसे? उदाहरण के लिए? मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा टीवी देखता है और इसे कम करना चाहता है। एक तरीका है, हर बार टीवी देखने के बाद उसे अनप्लग कर दें, यानी प्लग निकाल दें। अच्छा। और नियम बनाएं कि टीवी तभी प्लग इन करेंगे जब आप उस शो का नाम जोर से बोल सकें जो आप देखना चाहते हैं। ये एक छोटा सा घर्षण है, सिर्फ प्लग लगाने का, लेकिन ये बिना सोचे समझे बस चैनल सर्फिंग करने से रोकता है। आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप सच में कुछ देखना चाहते हैं। दिलचस्प। और अगर ये काफी ना हो तो अगला स्तर आजमा सकते हैं। टीवी अनप्लग करें और साथ में रिमोट से बैटरी भी निकाल दें।
अब आपको प्लग भी लगाना पड़ेगा और बैटरी भी डालनी पड़ेगी। इसमें शायद 10-20 सेकंड और लगेंगे। घर्षण और बढ़ गया। और इससे भी ज्यादा हार्डकोर तरीका। हार्डकोर तरीका, हर बार इस्तेमाल के बाद टीवी को अनप्लग करके लिविंग रूम से उठाकर किसी कोठरी या अलमारी में रख दें। अरे बाप रे! अब सोचिए, टीवी देखने के लिए आपको उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तार जोड़ने पड़ेंगे, प्लग लगाना पड़ेगा। इतना घर्षण है कि आप उसे तभी निकालेंगे जब आप वास्तव में सच में कुछ देखना चाहते होंगे, यूं ही टाइम पास करने के लिए नहीं। हाँ, ये तो पक्का काम करेगा। तो नियम वही है, घर्षण जितना ज्यादा होगा, उस आदत के होने की संभावना उतनी ही कम होगी। फोन के इस्तेमाल को कम करने के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, फोन के लिए भी कई रणनीतियां हैं। एक बहुत प्रभावी तरीका है खासकर काम या पढ़ाई के दौरान फोन को किसी दूसरे कमरे में छोड़ देना। लंच तक या किसी तय समय तक उसे देखना ही नहीं। देखा गया है कि जब फोन पास में होता है तो हम उसे बिना किसी खास कारण के भी बार बार चेक करते रहते हैं, लेकिन जब वो दूर होता है तो हम उसके बारे में सोचते भी कम है। घर्षण इतना बढ़ जाता है कि आप यूं ही उठकर दूसरे कमरे से फोन लाने नहीं जाएंगे। ये मैंने खुद महसूस किया है। लेखक ने बताया कि इस एक बदलाव से उन्हें सुबह के 3-4 घंटे बिना किसी रुकावट के डीप वॉक करने में मदद मिली। वाह! और अगर खुद पर कंट्रोल ना हो तो आप घर्षण और बढ़ा सकते हैं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से कहें कि वो आपका फोन लंच तक कहीं छिपा दें, या ऑफिस में किसी सहकर्मी को दे दें कि वो लंच ब्रेक तक अपने पास रखे। ये तो काफी हिम्मत का काम है। हाँ, पर ये छोटे छोटे घर्षण भी बहुत असरदार हो सकते हैं, जैसे फ्रिज में बियर या कोल्ड ड्रिंक को सामने रखने के बजाय पीछे की तरफ छिपा कर रखना, जहां उसे निकालने में थोड़ी ज्यादा मशक्कत लगे। नतीजा, लोग कम पीते हैं। अच्छा। या अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर देना। आपको लगेगा कि जरूरत पड़ने पर दोबारा डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन अक्सर वो दोबारा डाउनलोड करने का जो छोटा सा घर्षण है, वही हमें हफ्तों तक उन ऐप से दूर रखता है। हाँ, ये बात सही है। ऐप डिलीट करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करना एक स्टेप लगता है। अब देखिए, ये साफ कर देना जरूरी है कि ये तरकीबें शायद सच्ची लत को रोक पाएं। उसके लिए प्रोफेशनल मदद की जरूरत हो सकती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए अक्सर थोड़ा सा घर्षण ही इस बात का फैसला कर देता है कि हम अच्छी आदत की तरफ बढ़ते हैं या बुरी आदत में फिसल जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे दर्जनों छोटे छोटे बदलाव अपनी जिंदगी में लाते हैं। आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो जानबूझकर अच्छी आदतों को आसान बनाने और बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका संचयी प्रभाव, क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। छोटे छोटे बदलाव मिलकर बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं, जिसे शायद चक्रवृद्धि प्रभाव भी कहते हैं आदतों के मामले में। बिल्कुल, ये वही सिद्धांत है जो हमने शुरू में जैरेड डायमंड के उदाहरण में देखा था। महाद्वीपों के अक्ष में छोटा सा अंतर, जिसने कृषि के प्रसार की गति को प्रभावित किया, और हजारों सालों में वो छोटे अंतर बहुत बड़े वैश्विक अंतरों में बदल गए। हाँ, अमेरिका और यूरेशिया वाला उदाहरण, उसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे। वो कैसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट से जुड़ता है? जरूर। देखिए, जैरेड डायमंड ने अपनी किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील में ये तर्क दिया कि महाद्वीपों का जो मूल आकार और उनका अक्ष है, उसने मानव इतिहास के विकास को गहराई से प्रभावित किया। कैसे? अमेरिका और अफ्रीका, अगर आप नक्शे पर देखें तो वो मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण अक्ष पर फैले हुए हैं। लंबे ज्यादा हैं, चौड़े कम। जबकि यूरेशिया यानी यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व, ये मुख्य रूप से पूर्व पश्चिम अक्ष पर फैला हुआ है। चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम। हाँ, नक्शे पर दिखता है ये। अब इसका असर क्या हुआ? पूर्व पश्चिम अक्ष पर फैले यूरेशिया में एक ही अक्षांश पर स्थित जगहों पर काफी हद तक समान जलवायु होती है। दिन की लंबाई, सूरज की रोशनी की मात्रा, औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम, ये सब काफी मिलते जुलते होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी, जैसे फ्रांस से लेकर चीन तक। अच्छा। इससे क्या हुआ? यूरोप और एशिया के किसानों के लिए ये बहुत आसान हो गया कि वो कुछ खास फसलों को, जैसे गेहूं या जौ, या कुछ खास जानवरों को, जैसे गाय या घोड़े, जिन्हें उन्होंने एक जगह उगाना या पालतू बनाना सीखा, उसे पूरे महाद्वीप में फैला सकें। उन्हें बस पूर्व या पश्चिम की तरफ जाना था, और ज्यादातर वही फसलें और जानवर नई जगह पर भी पनप जाते थे, क्योंकि जलवायु समान थी, घर्षण कम था। समझ गया। और अमेरिका और अफ्रीका में? वहां स्थिति बिल्कुल अलग थी। उत्तर दक्षिण अक्ष पर जलवायु बहुत तेजी से बदलती है। आप फ्लोरिडा से कनाडा की तरफ जाएं तो तापमान, बारिश, मौसम, सब कुछ कितना बदल जाता है। हाँ, जाहिर है।
इसका मतलब था कि अगर किसी किसान ने मेक्सिको में मक्का उगाना सीखा तो वो उसे आसानी से उत्तर में रॉकी माउंटेन्स या दक्षिण में एंडीज पर्वत तक नहीं ले जा सकता था, क्योंकि जलवायु बहुत अलग थी। फ्लोरिडा के संतरे कनाडाई सर्दियों में नहीं उगाए जा सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहां के किसानों को बार बार नई फसलें ढूंढनी पड़ती थीं। उन्हें स्थानीय जलवायु के हिसाब से पालतू बनाना पड़ता था। हर थोड़े 100 किलोमीटर पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। कृषि के प्रसार में घर्षण बहुत ज्यादा था। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि कृषि, जो कि सभ्यताओं के विकास का आधार है, वो एशिया और यूरोप में अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैली। अनुमान है कि लगभग 2 से 3 गुना तेजी से। मैं दोहराता हूं, 2 से 3 गुना तेज। 2 से 3 गुना, ये तो बहुत बड़ा फर्क है हजारों साल के पैमाने पर। बहुत बड़ा। और इसके दूरगामी प्रभाव हुए। जहां कृषि तेजी से फैली, वहां खाद्य उत्पादन ज्यादा हुआ। इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी। बड़ी जनसंख्या से बड़ी और मजबूत सेनाएं बनी, नई तकनीकें विकसित हुईं, बीमारियां फैलीं और उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हुई। ये छोटे छोटे शुरुआती अंतर समय के साथ बहुत बड़े अंतरों में बदल गए। ये भी एक तरह का चक्रवर्ती प्रभाव था। तो ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे पर्यावरण का डिजाइन, यहाँ तक कि प्राकृतिक पर्यावरण का डिजाइन भी मानव व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। सबसे कम प्रयास के नियम के अनुसार किसानों ने वही रास्ता चुना जो आसान था, यानी अपनी फसलों को समान जलवायु वाले क्षेत्रों में फैलाना। बिल्कुल। ये कृषि का प्रसार, व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम, थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी इसे आसान बनाए, मेक इट इजी, का एक वैश्विक स्तर का उदाहरण है। ये दिखाता है कि हजारों सालों के पैमाने पर भी मानव व्यवहार पर्यावरण में मौजूद घर्षण की मात्रा से बाधित या सुगम होता है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे बड़ी वजह होती हैं, लेकिन कई बार शायद माहौल की बनावट, घर्षण की मात्रा जैसे कारक भी अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, और ये हमें वापस लाता है उस आम धारणा पर कि आदत बदलने या लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रेरणा या मोटिवेशन। हाँ, यही लगता है सबको, ज्यादा मोटिवेटेड होना है। लेकिन ये नियम और ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि शायद असली प्रेरणा आलसी होना और सुविधाजनक काम करना है। मतलब अपने माहौल को ऐसा बना लेना कि सही काम करना ही सबसे आसान, सबसे सुविधाजनक विकल्प बन जाए। ये मूर्खता नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति है। तो ये जो विरोधाभास लगता था कि हम सब आलसी हैं, तो फिर लोग इतने मुश्किल काम कैसे करते हैं, जैसे बच्चे पालना, अपना बिजनेस शुरू करना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना? इसका क्या जवाब है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, हम मुश्किल काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं। समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि हमारी प्रेरणा और इच्छा शक्ति हर दिन एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिन हम बहुत उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं और लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता, जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। यूपीएससी की तैयारी में ऐसे दिन आते ही हैं। हाँ, अक्सर आते हैं। तो उन कठिन दिनों में, उन मुश्किल दिनों में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि यथासंभव अधिक से अधिक चीजें आपके पक्ष में हों, आपके माहौल में कम से कम घर्षण हो, ताकि जब इच्छा शक्ति कमजोर हो तो माहौल आपको सहारा दे सके। बिल्कुल। जितना कम घर्षण होगा आपके मजबूत स्व का, जो सही काम करना चाहता है, उसका उभर कर आना उतना ही आसान होगा। तो इसे आसान बनाए का विचार सिर्फ आसान चीजें करना नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों को जो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें उस क्षण में, उस मोमेंट में करना यथासंभव आसान बनाना। इसको समझाने के लिए वो बागीचे की नली वाला उदाहरण भी था शायद। हाँ, गार्डन होज एनालॉजी बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक बागीचे की नली है जिससे पानी आ रहा है, लेकिन वो बीच में कहीं मुड़ी हुई है, उसमें किंक है। ठीक है। अब पानी का बहाव रुक गया है या बहुत कम हो गया है। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप नल को और ज्यादा खोल दें, पानी का प्रेशर बढ़ा दें ताकि वो जबरदस्ती उस मोड़ से निकल जाए। ये वैसा ही है जैसे अपनी प्रेरणा या इच्छा शक्ति को जबरदस्ती बढ़ाना। ये तनावपूर्ण हो सकता है और हमेशा काम नहीं करता। दूसरा विकल्प क्या है? आप बस जाकर नली के उस मोड़ को सीधा कर दें, घर्षण को हटा दें, पानी अपने आप स्वाभाविक रूप से बहने लगेगा। हाँ, ये ज्यादा आसान और स्थायी तरीका लगता है। बिल्कुल। तो मुख्य रणनीति यही है। जीवन में आदतों के रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो किंक्स हैं, उन्हें पहचानें और उन्हें दूर करें। प्रेरणा पर जोर लगाने के बजाय घर्षण को कम करें। तो अब अगर हम सब कुछ समेटें, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नजरिए से,
तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जी। पहला और सबसे बुनियादी, ये समझना कि मानव व्यवहार सबसे कम प्रयास के नियम का पालन करता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर झुकते हैं जिसमें सबसे कम काम लगता है। इसे स्वीकार करना पहला कदम है। ये कोई नैतिक विफलता नहीं, ये हमारी बनावट है। ठीक है। दूसरा, घर्षण का महत्व। ये अदृश्य शक्ति हमारी आदतों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो रणनीति ये होनी चाहिए कि अच्छी आदतों के लिए घर्षण कम करें, उन्हें आसान बनाएं, और बुरी आदतों के लिए घर्षण बढ़ाएं, उन्हें मुश्किल बनाएं। तीसरा, पर्यावरण डिजाइन एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। हमें सचेत रूप से एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां सही काम करना आसान हो। इसमें अपने आसपास की जगह को बदलना, संकेतों को स्पष्ट करना और क्रियाओं को सरल बनाना। चौथा, पर्यावरण को तैयार करना, प्राइम योर एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट डिजाइन का ही एक हिस्सा है। भविष्य की अच्छी क्रियाओं को आसान बनाने के लिए अपने स्थान और उपकरणों को पहले से व्यवस्थित करें, जैसे स्टडी टेबल साफ रखना, अगले दिन की सामग्री तैयार रखना। और इसी तरह बुरी आदतों को और अधिक कठिन बनाने के लिए जानबूझकर बाधाएं डालें। और पांचवा, कम से अधिक प्राप्त करें, अचीव मोर विद लेस का सिद्धांत। अपनी इच्छा शक्ति या प्रेरणा पर जबरदस्ती दबाव डालने के बजाय घर्षण को कम करके अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें। चीजों को स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहने दें। घटाव द्वारा जोड़ की शक्ति को समझें, रुकावटें हटाकर उत्पादकता बढ़ाना। ये सारे पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल और लागू करने लायक लगते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एकेडमिक ज्ञान नहीं है, ये आत्म सुधार और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक व्यवहारिक ढांचा है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इसका खास महत्व क्यों है? देखिए, यूपीएससी की तैयारी एक लंबी और धैर्य की परीक्षा है। इसमें रोजाना निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। प्रेरणा हर दिन नहीं रहती। सही बात है। ऐसे में अगर आपका एनवायरनमेंट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पढ़ना आसान है, ध्यान भटकने वाली चीजें दूर हैं और टाल-मटोल करने के रास्ते मुश्किल हैं, तो आप कम प्रेरणा वाले दिनों में भी ट्रैक पर बने रह सकते हैं। आपकी आदतें आपका साथ देंगी, आपकी इच्छा शक्ति के भरोसे रहने के बजाय। हाँ, ये स्थिरता, कंसिस्टेंसी और फोकस बनाए रखने में बहुत मदद कर सकता है। और ये सिद्धांत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों, आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये असल में जीवन जीने का एक बेहतर, ज्यादा प्रभावी तरीका सीखने जैसा है। ये पूरी चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी और आदतों को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। उम्मीद तो यही है। मुख्य सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, चाहे वो एक छात्र हो, माता पिता हो, कोच हो या लीडर हो, वो ये है, हम ऐसी दुनिया, ऐसा माहौल कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही काम करना आसान हो। How can we design a world where it's easy to do what's right? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है और व्यक्तिगत स्तर पर सवाल ये है कि मैं अपने जीवन को कैसे फिर से डिजाइन करूं ताकि जो कार्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो वो करने में सबसे आसान भी हो। बहुत खूब। तो सभी सुनने वालों से हमारा आग्रह है कि इस चर्चा पर विचार करें। सोचिए कि आप अपनी यूपीएससी तैयारी या जीवन के किसी और क्षेत्र में घर्षण को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको ये विश्लेषण, ये गहरी बातचीत उपयोगी लगी तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें और इसे अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर भी करें। क्या तरीके अपनाए हैं या आज की चर्चा में आपके लिए सबसे बड़ा आहा क्षण कौन सा था, हमें जानना अच्छा लगेगा। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही गहन विश्लेषण और उपयोगी चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल। और अंत में सभी सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक अंतिम बिंदु छोड़ जाते हैं। आपके जीवन का या आपकी तैयारी का वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां थोड़ा सा घर्षण कम करने या थोड़ा सा घर्षण बढ़ाने से सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? आज, बस आज, आप उस दिशा में पहला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।